स्वागत है आप सभी का आपके हमारे चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं आपका 11th का पहला चैप्टर, केमिस्ट्री का ये चैप्टर है जिसका नाम है परमाणु संरचना। आज पूरा आपका नोट्स पढ़ेंगे। जिस तरीके से आपका स्कूल में कॉलेजेस में नोट्स बनवाया जाता है उस तरीके से हम पूरा एक एक टॉपिक एक एक पॉइंट कवर करते हुए चलेंगे। तो ये वीडियो लंबी होगी, तो चलिए शुरू करते हैं। और पूरा अगर वीडियो आप देख ले जाते हैं तो चैप्टर 1 आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है। केवल आप सुन लीजिए और देखिए क्या क्या है। देखिए, पहला जो आपका टॉपिक है परमाणु संरचना, इस चैप्टर का नाम है आपका परमाणु संरचना, कि परमाणु की संरचना कैसे हुई, परमाणु कैसे बना। तो देखिए, पहला आता है परमाणु। परमाणु क्या है? एटम। देखिए, किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जिसके अणु बनते हों, जिनमें अणु बनते हों तथा रासायनिक अभिक्रिया में बिना अपघटित हुए भाग लेते हैं, परमाणु कहलाते हैं। परमाणु वह सूक्ष्मतम कण, एक बार फिर से बता रहे हैं, जिनके अणु बनते हों तथा रासायनिक अभिक्रिया में बिना अपगति मतलब टूटे हुए भाग लेते हैं, परमाणु कहलाते हैं। तो परमाणु सबसे छोटा कण होता है। अब देखिए परमाणु का आकार, आगे आते हैं तो आपका परमाणु का आकार यानी कि साइज ऑफ एटम। देखिए, परमाणु में सबसे छोटा परमाणु जो होता है वो हाइड्रोजन परमाणु होता है, जिसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, आप जानते हैं। तो सबसे छोटा परमाणु हाइड्रोजन परमाणु होता है। हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या आपसे कोई पूछ ले कि कितना होता है तो 0.28 एंगस्ट्राम आपका होता है, के लगभग में होता है। तो अन्य परमाणु की जो त्रिज्याएं होती हैं 0.70 एंगस्ट्राम से लेकर आपका 2.5 एंगस्ट्राम तक होता है आपका, यानी कि इतने से लेकर 0.70 से लेकर एंगस्ट्राम से लेकर आपका 2.5 एंगस्ट्राम तक आपका होता है, एमयू। अब देखिए इसके आगे अब देखते हैं परमाणु का द्रव्यमान। अब इसमें सबसे छोटा जो द्रव्यमान होगा, सबसे कम और सबसे हल्का द्रव्यमान, वो किसका होगा? आप जानते हैं हाइड्रोजन का। इसकी त्रिज्या 0.28 एंगस्ट्राम, और देखिए इसका भार कितना होता है? 1.008 एमयू। तो परमाणु में सबसे हल्का परमाणु हाइड्रोजन परमाणु का है। हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान लगभग 1.008 एमयू के मध्य है। तब परमाणु, अन्य परमाणु की जो द्रव्यमान है वो लगभग 2 से लेकर 260 एंगस्ट्राम, 2.60 एंगस्ट्राम के मध्य है। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद आप देखते हैं परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना, तो देखिए परमाणु छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। आप जानते हैं कि परमाणु जो होता है छोटे छोटे छोटे, कणादि ने कण का निर्माण किया था। कणादि एक वैज्ञानिक थे भारत के, जिन्होंने बताया था कण होते हैं, और फिर तमाम वैज्ञानिकों ने बताया। तो जो परमाणु होते हैं छोटे छोटे छोटे, कण सबसे छोटा माना गया था, लेकिन रदरफोर्ड ने इसको और भागों में विभाजित किया और तोड़ा और परमाणु का नाम दिया, जो कि कणों से मिलकर बना होता है। अब देखिए, जिन्हें मूल कण कहते हैं, इन कणों को मूल कण कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, मूल कण 2 प्रकार के होते हैं। अब देखते हैं कौन कौन सा। पहला जो आपका कण है वो है अस्थायी कण। अस्थायी कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये सारे कण कौन से होते हैं? अस्थायी, एक जगह पे रहते हैं। देखिए प्लस माइनस आपका ये, और उसके बाद माइनस घूमता रहता है, ये सब अस्थायी कण है। अस्थायी कण में आपका क्या आता है? प्लस, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो तथा मेसान आपका अस्थायी कणों में आता है। अब देखिए पॉइंट के रूप में लिखा गया है, जो कि आपका एग्जाम में पूछ सकता है 1 नंबर में। तो ये सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि ये पॉइंट में लिखे गए हैं। जैसे कि आपका इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? जे टॉमसन ने 1897 ईस्वी में। अब देखिए इसका द्रव्यमान कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपसे कोई पूछ ले तो 9.10939 × 10⁻31 kg, या फिर आपका एमयू में पूछ लिया जाए तो 0.0005486 एमयू के मध्य होता है आपका। और प्रोटॉन खोज 1919 में किन्होंने किया था? रदरफोर्ड ने किया था, अतः इसका द्रव्यमान जो होता है 1.67262 × 10⁻27 kg, या फिर अगर आप इसे एमयू में लेते हैं तो 1.007276 एमयू के मध्य होता है। देखिए आगे देखते हैं आपका न्यूट्रॉन का खोज। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? चैडविक ने। कब किया था? 1932 में। इसका द्रव्यमान 1.67493 × 10⁻27, ये दोनों का कितना होता है? घात आपका 27 ही होगा, केजी। एमयू में लेते हैं 1.008665 एमयू के मध्य होता है। अब देखिए इसे याद करने का ट्रिक एक है, आप जानते होंगे शायद, जैसे कि आपका ईट पर नाच, ये आपका ट्रिक है, आप जानते भी होंगे। अगर नहीं जानते तो देख लीजिए। ईट पर नाच, ई से आपका इलेक्ट्रॉन, और टा से जे टॉमसन, और आपका पा से प्रोटॉन, आपका पा से प्रोटॉन, और रा से रदरफोर्ड, आपके रदरफोर्ड, और ना से आपका
न्यूट्रॉन और चा से आपका कितना हो जाएगा चैडविक। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर एक बार और देख लीजिए, ये जो आपका है कि सन वाला सिस्टम, तो देख लीजिए इलेक्ट्रॉन का खोज शुरू में आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इस तरीके से याद करेंगे, और इलेक्ट्रॉन का आप 1897 करेंगे जे थॉमसन। उसके बाद 1897 के बाद आप कितना साल बढ़ाएंगे, 23 साल बढ़ाएंगे आप। तो 23 साल बाद आपका प्रोटॉन का खोज हुआ था 1919 में। इसके बाद आपका 13 साल बाद आपका न्यूट्रॉन का खोज हुआ था। तो चैडविक ने, देखिए ये आप याद करेंगे इस तरीके से, आपका एग्जाम में पूछ भी सकता है। इसका द्रव्यमान पूछेगा जरूर, ये द्रव्यमान और परमाणु त्रिज्या। देखिए इसके आगे जो आपका आता है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप कर लीजिए कैथोड किरणें किस प्रकार से बनी। तो देखिए जूलियस प्लकर एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने, जूलियस प्लकर ने किसी गैस में कोई भी गैस होता है, बहुत कम दाब पर विद्युत विसर्जन कराया। तो देखा कि कैथोड किरण की एक अदृश्य किरण की पुंजी निकलती है जो कैथोड से एनोड की ओर चलती है, तथा कैथोड से के सामने की दीवार पर, कांच की नली पर जो दीवार है उस पर क्या करती है, उस दीवार पर हरे रंग की प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती है, यानी कि चमक उत्पन्न करती है। कैथोड से निकलने वाली ये अदृश्य किरण की पुंजी जो होती है, अदृश्य किरणें होती हैं, यही किरणें कौन सी किरणें कहलाती है, कैथोड किरणें कहलाती है। आप यहाँ पर डायग्राम चित्र देख सकते हैं आपका, कि देखिए चित्र आपका क्या है, यही चित्र है। देखिए ये कैथोड किरणें आपके हैं, ये कैथोड किरण निकल रही है। देखिए कैथोड, ये आपका कैथोड आप जानते हैं माइनस में होगा, आपने 10 में पढ़ा होगा, और एनोड प्लस होता है। तो देखिए यहाँ से वैक्यूम पंप से जब आप विद्युत विसर्जन कराते हैं बहुत कम दाब पर, यहाँ पर कोई भी गैस हो सकता है, तो आप विद्युत विसर्जन कराते हैं तो देखते हैं कि कैथोड से अदृश्य किरण की पुंजी निकलती है, ये किरणें निकलती हैं। अब इन किरणों को जूलियस प्लकर ने देखा और इसका नाम इन्होंने क्या दे दिया, कैथोड किरणें। तो इसी से कैथोड किरणों का नाम पड़ा, कैथोड किरणें पड़ी। अब देखिए इसके आगे जो आप देखेंगे कि इसके गुण कौन से होते हैं, कैथोड किरणों के गुण कौन से होते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका जो पहला गुण है कि कैथोड, यहाँ 7 नंबर का आपका क्वेश्चन बना सकता है एग्जाम में, या फिर टेस्ट में आपका हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में बना सकता है ये, कि 7 नंबर का आपका कैथोड किरणों के बारे में लिखिए, उसका खोज बताइए कैसे हुआ, और उसका जो गुण होता है 3, 4, 2, 1 पूछ सकता है। देखिए कैथोड किरणों के पथ में एक अभ्रक का क्रॉस रखने पर क्रॉस की छाया कैथोड के सामने की दीवार पर पड़ती है। इससे ज्ञात होता है कि कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। ये कैथोड है आपका, ये क्रॉस रख दिया तो ये एनोड किरणें हैं, तो ये सीधी रेखा में चलती है। यहाँ से देखा कि इस पर छाया उत्पन्न हो रही है, छाया दिखाई दे रही है, तो उन्होंने सोचा कि ये किरणें अगर छाया उत्पन्न कर रही हैं तो ये किरणें सीधी होंगी। उसके बाद जो आपका अगला है गुण, वो है आपका, यदि कैथोड किरणों के पथ में एक हल्का पहिया रख दिया जाए तो कैथोड किरणें के पुंज पहिए को घुमा देती हैं। इससे ज्ञात हुआ कि कैथोड किरणें सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती हैं। देखिए अगर आप बीच में यहाँ हल्का पहिया रख देते हैं और कैथोड किरणों को इससे गुजारते हैं तो ये किरणें उनको पहिए को घुमा देती हैं। इससे क्या ज्ञात होता है कि ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती हैं। आप देखें कि रेखा कोई होती है, ये छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बनी होती है, ऐसे ये जो कैथोड किरणें हैं छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती हैं। कणें कहिए या फिर किरणें कहिए आप। तो इससे ज्ञात हुआ कि कैथोड किरणों में छोटे छोटे कण होते हैं, सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। इसके आगे आप देखते हैं तो अगर इन्हें विद्युत क्षेत्र में कैथोड किरणों के पुंज या कि जो धन प्लेट हैं इनको रख दिया जाए, धन प्लेट की ओर मुड़ जाती हैं। इससे ज्ञात होता है कि कैथोड किरणें ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं। आप जानते हैं प्लस माइनस से अट्रैक्ट होता है, इससे जुड़ता नहीं है, इसलिए आप अगर रखते हैं, यहाँ क्या लिखा हुआ है कि विद्युत क्षेत्र में कैथोड किरण पुंज धन प्लेट की ओर मुड़ जाती है, धन प्लेट की ओर मुड़ जाती है। इससे ज्ञात होता है कि ये किरणें ऋणावेशित होती हैं। ऋणावेशित जो कण होते हैं वो ऋणावेशित होते हैं, इनमें जो कण होते हैं वो ऋणावेशित होंगे। आप डायग्राम देख सकते हैं चित्र यहाँ पर, कैथोड इसकी ओर अट्रैक्ट हुआ, यानी कि ये किरणें ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती है। तो आपका 2 क्या था, पहला जो आपका था कि ये सीधी रेखा में चलती है। इससे ज्ञात होता है कि इसमें पहले में आपका क्या था कि किरणें हैं वो सीधी रेखा में चलती हैं। और दूसरा आपका क्या स्पष्ट हुआ कि ये जो किरणें हैं छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है। तीसरा आपका क्या है कि ये जो किरणें होती हैं ये ऋणावेशित होती हैं। कण या फिर किरण कह लीजिए, ये ऋणावेशित होती हैं। आपका अगला चौथा देखते हैं। चौथा जो आपका है कि कैथोड किरणें धातु की पतली पन्नी को, जो पतली पन्नी है यहाँ पर रख देंगे तो इनको बेध कर आर पार निकल जाएंगी, तो ये भी इसका गुण है। और कैथोड किरणें यक्ष किरणें उत्पन्न करती हैं, जो कैथोड किरणें होती हैं ये यक्ष किरणें उत्पन्न करती हैं। इसके आगे देखते हैं, इससे रिलेटेड एक आपका दोनों में से एक पूछेगा आपका एग्जाम में, तो इंपॉर्टेंट ये दोनों है, कैथोड किरणें और कैनाल किरणें। ये जान लीजिए कि कैथोड किरणों से ही बना हुआ है, लेकिन इनको खोज करने वाले, इनको बताने वाले कौन है, गोल्डस्टीन। तो क्या कह रहा है कि गोल्डस्टीन ने जब
छिद्रित कैथोड में लगी हुई विसर्जन नली में बहुत कम दाब पर विद्युत विसर्जन कराया तो देखा कि कैथोड के पीछे दीप्त उत्पन्न होते, दीप्त मतलब चमक उत्पन्न होती। इससे निष्कर्ष निकाला कि कैथोड किरणें के छिद्र से निकलकर कैथोड के पीछे के पृष्ठ पर प्रदीप्त होती है, प्रदीप्त मतलब चमकना, और इन किरणों को उन्होंने कैनाल किरणें नाम दिया। आप देख सकते हैं कि ये डायग्राम चित्र बना हुआ है, यहाँ पर आपका पंप लगा हुआ है, कैथोड किरणें आपकी हैं, कैथोड है, कैथोड कैसा होता है आपका माइनस, एनोड में आपका प्लस होता है। देखिए जब यहाँ से विद्युत विसर्जन जो आपका नली था उसी नली में आपका जब विद्युत विसर्जन कराया जाता है उसी दाब पर, तो देखते हैं कि जो कैथोड की किरणें हैं उनके पीछे निकलकर कैथोड के पीछे की प्रदीप्त होती है, मतलब कि उसके पीछे कैथोड किरणों के पीछे आपका चमक उत्पन्न होता है, धीरे धीरे चमक उत्पन्न होता है। देखा कि ये क्या चीज़ है, तो देखा उन्होंने कि ये किरणें कैनाल किरणें हैं जो कि कैथोड किरणों से मिलकर बनी हुई हैं। अब इसके आगे देखते हैं इसके कुछ टॉपिक, जैसे कि आपका डब्ल्यू वाइन ने इन किरणों को क्या कहा है, धनावेशित नाम दिया है। डब्ल्यू वाइन थे वैज्ञानिक जिन्होंने इन किरणों को धनावेशित नाम दिया है, तथा इन किरणों को जो डिजिट थॉमसन है इन्होंने धन किरणें कहा है। ये आपको ध्यान रखना है। गुण देखते हैं तो पहला गुण इसका है ये किरणें धनावेशित होती हैं, और आपका कैथोड किरणें कैसी थी, ऋणावेशित, और ये किरणें कौन सी हैं, धनावेशित। अब आगे देखते हैं इसका जो एक गुण और है कि ये किरणें धातु की पतली पन्नी को भेद कर निकल जाती हैं। ये आपका दोनों में कॉमन था, कैनाल और कैथोड में दोनों में कॉमन था ये वाला। देखिए ये किरणें चुंबकीय क्षेत्र में या चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती है, मतलब कि अगर इसे चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो इधर उधर फैल जाएगी ये किरणें। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका आ रहा है कि प्रोटॉन की खोज। प्रोटॉन की खोज कैसे हुई, शॉर्ट में आपका 2 नंबर में पूछेगा तो आप यही लिखेंगे रिएक्शन के साथ, आपको आसानी से देखना है केवल है। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करते चलिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी अगर स्कूल नहीं गए कॉलेज नहीं गए हैं तो उनको मदद मिले कि कैसे आपका ये पाठ है, कैसे आपका एक एक टॉपिक आपको मिलेगा यहाँ पर। तो आपका एक पाठ पूरा कंप्लीट होने वाला है परमाणु संरचना, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। देखिए प्रोटॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज किसने किया था, आपको याद रखना है, ईट पर नाच। तो पर था आपका यानी कि प्रोटॉन, तो पास से प्रोटॉन, रा से रदरफोर्ड, आपको ध्यान रखना। तो रदरफोर्ड ने 1919 में नाइट्रोजन परमाणु पर अल्फा कण, अल्फा कण का सूत्र क्या होता है आप लिखेंगे यहाँ पर, पूछ लेता आपका 2He4, यह आपका अल्फा कण है, 2He4 आपको याद में रखना है। कणों तथा उनके प्रभाव का अध्ययन किया, तथा उन्होंने नाइट्रोजन गैस के उग्र में अल्फा कण प्रवाहित करने पर देखा कि नाइट्रोजन परमाणु ऑक्सीजन परमाणु में बदल जाते हैं और प्रोटॉन उत्सर्जित होता है। नाइट्रोजन था आपका, नाइट्रोजन का कितना होता है आपका 7 और 14, 7 परमाणु क्रमांक और ये आपका परमाणु भार 14, और ये आपका कौन सा है, अल्फा कण है। इसके बाद जब इस पर बमबारी किया नाइट्रोजन परमाणुओं से अल्फा कणों पर, तो क्या देखा जो नाइट्रोजन परमाणु हैं ये ऑक्सीजन परमाणु में बदल जाते हैं और आपका ये कुछ निकलता है। अब इसको इन्होंने रदरफोर्ड ने क्या नाम दे दिया, प्रोटॉन नाम दे दिया। इसके आगे देखते हैं प्रोटॉन को, आप देख लिया कि 1919 में रदरफोर्ड ने अल्फा कणों पर किसका बमबारी किया, नाइट्रोजन परमाणु पर बमबारी किया अल्फा कणों का, तो देखा कि नाइट्रोजन परमाणु ऑक्सीजन परमाणु में बदल जाते हैं और कुछ निकल रहा है जिसका नाम रदरफोर्ड ने क्या दे दिया, प्रोटॉन दे दिया। जिसका प्रतीक क्या होता है, प्रोटॉन का प्रतीक कभी कभी पूछ भी लेता है, तो आपको ध्यान में रखना है कि N और आपका 1 यहाँ अगर 0 कर दिया जाए आपका तो ये न्यूट्रॉन हो जाएगा, तो आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद देखेंगे आप न्यूट्रॉन की खोज। न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई, तो न्यूट्रॉन खोज चैडविक ने, नाच, तो आपका नाच से आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, नाच से न्यूट्रॉन, चा से चैडविक। तो इन्होंने 1932 में बताया था ना। देखिए इन्होंने कौन सा परमाणु लिया, बेरिलियम परमाणु पर अल्फा कणों की बमबारी करने पर देखा कि ये एक प्रकार की बेधी किरणें निकलती हैं। इससे निष्कर्ष निकाला कि ये अतिसूक्ष्म विद्युत उदासीन कणों से मिलकर बनी हुई है। इन किरणों को न्यूट्रॉन कहते हैं। इसका प्रतीक ये होता है आपका N0, मैंने आपको बताया। देखिए बेरिलियम परमाणु है, Be4 आपका परमाणु क्रमांक 4, परमाणु भार 9। इस पर जब अल्फा कण यानी कि 2He4 कणों का बमबारी किया तो देखा कि आपका जो बेरिलियम परमाणु है ये कार्बन परमाणु में बदल जाता है और आपका कुछ विसर्जित हो रहा है जिसका नाम उन्होंने न्यूट्रॉन दे दिया। अब इसके आगे बढ़ते हैं, आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है अल्फा कणों का प्रकीर्णन। अल्फा जो कण होते हैं इनका छितराव एक हिसाब से कह लीजिए कि जब अल्फा कण किसी से टकराते हैं उनका प्रकीर्णन कैसे होता है। ये एक डायग्राम आपका चित्र जिन्होंने रदरफोर्ड ने बनाया था, या फिर आपका एक और इसका नाम है कि परमाणु नाभिक की खोज। जो नाभिक होता है प्लस के रूप में, इसकी खोज कैसे हुई, तो ये आज हम देखेंगे। आपका आसानी से देखिए,
आपको केवल थ्योरी समझ में आ गया, अगर यहाँ पर थ्योरी आप क्या समझ रहे हैं, क्या किससे बन रहा है, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की बात होगी, क्योंकि यहाँ परमाणु संरचना आपका चैप्टर है। देखिए, रदरफोर्ड एक वैज्ञानिक थे, आपको आसानी से बता दे रहे हैं कि जब रदरफोर्ड, एक पहले इसको बता दे रहे हैं कहानी की तरह से, ताकि आपको याद हो जाए, आपका 7 नंबर में पूछा जाता है। तो रदरफोर्ड एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या किया कि अल्फा कण लिया। अल्फा कण का सूत्र क्या होता है आपका 2He4। ये अल्फा कण का सूत्र होता है, आपको याद में रखना है कि इन कणों को एक चादर था, पतली चादर, हाँ, इस पर एक पहले पतली चादर था, इस पर इन्होंने डालना शुरू कर दिया, अल्फा कणों को मारना शुरू कर दिया। तो देखा कि कुछ किरणें इधर जा रही हैं, कुछ किरणें इधर जा रही हैं। फिर क्या किया, आगे लाकर एक चद्दर इधर पर रख दिया, बीच में एक सोने का चद्दर की बहुत पतला होता है। एग्जाम में आपका कभी कभी पूछ भी लेता है कि आखिर ने रदरफोर्ड ने सोने का क्यों चुना, सोने का पतला चादर क्यों चुना। तो आपका इसका आंसर होगा कि जो सोना होता है ये अधिक तन्य धातु होता है, इसको खींचने पर, अगर इसे आघातवर्धनीय करेंगे आप, खींचने पर भी बहुत बड़ा होता है, 1 ग्राम में 2 किलोमीटर तक जाता है। और इसे आप अगर आघातवर्धनीय मतलब इससे चादर बनाएंगे तो ये बहुत पतला बनता है, इसीलिए इन्होंने सोने का उपयोग किया। ठीक है, यहाँ रखा, एक मशीन था और अल्फा कण डालना शुरू कर दिया। तो देखा क्या कि कुछ किरणें इधर जा रही हैं, कुछ किरणें इधर जा रही हैं, कुछ किरणें सीधी निकल जा रही हैं, और कुछ किरणें हैं जो कि इधर आ रही हैं, कुछ किरणें इधर, और कुछ किरणें सीधा वापस लौट आती हैं। तो इन्होंने देखा कुछ तो भाई बीच में है। अब देखिए, जहां एकदम कठोर होगा वहां से किरणें वापस आएंगी, जहां थोड़ा कम कठोर होगा इधर मुड़ेंगी, और जहां पूरा खाली होगा ये सीधी निकल जाएंगी। तो इससे इन्होंने निष्कर्ष निकाला। देखते हैं, आप पढ़ते हैं कि आपका क्या है। देखिए, रदरफोर्ड ने एक पर्दा लिया, देखिए पर्दा पर अल्फा कणों का बमबारी किया। तो देखा कि पर्दे के पीछे एक दीप्त उत्पन्न हुई, मतलब चमक उत्पन्न हुई। तो फिर पर्दे के बीच में एक सोने की पतली चादर रखकर अल्फा कणों का बमबारी किया। तो देखा कि कई स्थानों पर दीप्त उत्पन्न होता है। इससे इन्होंने निष्कर्ष निकाला। देखिए, हमने बताया ना आपको निष्कर्ष निकाला, क्या निष्कर्ष निकाला देखेंगे अभी। यही बताएंगे कि कुछ स्थान रिक्त है, कुछ स्थान यहाँ पर सघन है। अब इनको क्या नाम दिया आप देखेंगे। पहला जो आपका है कि कुछ अल्फा कण धातु की पतली पन्नी को पार कर कर सीधी निकल जा रही है। धातु की पतली पन्नी है, सीधी निकल जा रही है, यहाँ से फेंका सीधी निकल जा रही है। तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि उससे ज्ञात होता है कि परमाणु में अधिकांशता भाग स्थान रिक्त है। रिक्त मतलब खाली है, बहुत ही विरल है। तो उन पर जब किरणें डाल रहे हैं अल्फा कण तो ये सीधी निकल जा रही हैं। देखिए, दूसरा निष्कर्ष इन्होंने क्या निकाला कि कुछ अल्फा कण अपने मूल से थोड़ा विक्षेपित होती हैं। इससे क्या होता है कि जो परमाणु के केंद्र में धनावेशित भाग है कि अतिसूक्ष्म स्थान घेरे हुए हैं। चादर पर जब इन्होंने डाला तो थोड़ा सा विक्षेपित हो रहा है। इससे इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जो परमाणु के केंद्र में धनावेशित भाग है जो कि अतिसूक्ष्म स्थान घेरे हुए, हल्का सा स्थान घेरे हुए है। दूसरा निष्कर्ष इनका ये था। तीसरा निष्कर्ष इन्होंने क्या निकाला कि बहुत कम अल्फा कण 90 अंश के कोण से अधिक कोण पर विक्षेपित हो जाती हैं। इससे स्पष्ट होता है कि परमाणु के केंद्र में जो अतिसूक्ष्म धनावेशित भाग है वह भारी और दृढ़ है तथा इसे नाभिक कहते हैं। यहाँ पर जब चादर था, जब किया तो सीधा वापस इधर से गया, उधर से वापस आ गया। तो इन्होंने निष्कर्ष निकाला कुछ तो बहुत दृढ़ और सघन है। अब इन्हीं दृढ़ और सघन किरणों को उन्होंने, स्थान को इन्होंने क्या नाम दिया, नाभिक नाम दिया, जिसे आप प्लस के रूप में डिनोट करते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन को छोड़कर प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों होता है। तो ये था आपका। इसके आगे देखते हैं डायग्राम, आपका चित्र। देखिए, यहाँ जो हमने आपको बताया बार बार, ये डायग्राम आपका बना है, चित्र भी आप बनाएंगे पूरा नंबर आपको मिलेगा। एक्स आपको अल्फा कण ऐसे रहता है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसे एक और प्रदर्शित करते हैं 2He4, इससे प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए, इन्होंने क्या कहा कि जो कुछ किरणें हैं, जो अल्फा कणें हैं या फिर किरणें कह लीजिए, ये सीधा विक्षेपित हो रही हैं, कुछ किरणें इधर जा रही हैं, कुछ किरणें इधर जा रही हैं। तो इन्हें से निष्कर्ष निकाला, ये आपको चित्र बनाना है। इसके आगे जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको ध्यान में रखना है, ये आपका तत्वों का एक्स किरण स्पेक्ट्रा, ये आपका पूछा जाता है एग्जाम में। तो इसमें आपका है ये डायग्राम चित्र, जहाँ पर आपका ये HBS है आपका, इसके बाद ये आपका धातु है, और ये यहाँ से जो किरणें निकल रही हैं आपका, और ये आपका एक छड़ी है जिसका नाम क्या है K4FeN6, जिसका नाम क्या है पोटेशियम पैरासाइनाइड।
और ये आपका एक्स किरणें हैं, इससे निकल रही हैं। एक्स किरणों का खोज यानी कि तत्वों से एक्स किरण स्पेक्ट्रा निकालना है तो आपका KLM के रूप में ये किरणें निकल रही हैं। पढ़ते हैं इसको कि जब कैथोड किरणें उच्च गलनांक की तत्व पर गिरती हैं, उच्च गलनांक की तत्व पर गिरती हैं तो एक्स किरणें उत्पन्न होती हैं, जिसका पोटेशियम पैरासायनाइड Ke4Fe6 द्वारा विवर्तन कराने पर तत्व एक्स किरण स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है आपका। इसके आगे देखते हैं, जो खोज करने वाले मोजले थे, मोजले ने कई तत्वों के एक्स किरण स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड किए, कई तत्वों के एक्स किरण स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड किए, जिससे निष्कर्ष निकाला कि तत्वों की अभिलाक्षणिक एक्स किरण की आवृत्ति यानी कि आपका V और उनके परमाणु क्रमांक Z में निम्नलिखित संबंध होता है। अंडर रूट में म्यू इज इक्वल टू AZ-B, ये जो आपका है ये समीकरण आपका मोजले समीकरण कहलाता है। ये आपको ध्यान में रखना, आपको एग्जाम में 1 नंबर में पूछ सकता है कि मोजले के समीकरण को आप बताइए, तो आप क्या लिखेंगे, अंडर रूट में म्यू इज इक्वल टू A कोष्टक में Z-B, ये आप लिखेंगे, जहां A क्या है आपका समानुपाती नियतांक है और B एक्स किरण के समूह के लिए नियतांक है, या संबंध मोजले समीकरण या संबंध मोजले समीकरण या मोजले नियम कहलाता है। यह आपको ध्यान रखना, मोजले समीकरण मोजले नियम को आपसे पूछे तो अंडर रूट में म्यू इज इक्वल टू AZ-B आप लिखेंगे। इसके आगे देखते हैं, आपका टॉपिक इंपॉर्टेंट है कि परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक क्या होता है, तो किसी तत्व के परमाणु नाभिक पर उपस्थित धनावेश इकाइयों की संख्या को उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। परमाणु क्रमांक का क्या होता है कि किसी तत्व ले लीजिए, उसके परमाणु नाभिक पे उपस्थित जो धनावेश इकाइयां होती हैं, प्लस वाली इकाइयां होती हैं, उन तत्वों का संख्या को उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। द्रव्यमान संख्या देखते हैं, क्या द्रव्यमान संख्या क्या होता है, तो किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को उस परमाणु का द्रव्यमान कहते हैं। आप प्रोटॉन न्यूट्रॉन को जोड़ दीजिए, जो संख्या निकलेगी आपका द्रव्यमान संख्या होगी। देखिए आपका द्रव्यमान संख्या A और प्रोटॉनों की संख्या A, जोड़ेंगे आप तो न्यूट्रॉनों की संख्या आपका निकलेगा। इसके बाद आप देखते हैं कि समस्थानिक क्या होता है, ये आपका 10th का टॉपिक है। तो समस्थानिक क्या होता है आपका कि समान परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न द्रव्यमान संख्याओं के परमाणुओं को समस्थानिक कहते हैं। क्या, समान परमाणु क्रमांक तथा भिन्न भिन्न परमाणु द्रव्यमान संख्याओं के परमाणुओं को समस्थानिक कहते हैं। इसके बाद देखते हैं आपका संभारिक। यहाँ दिखाया गया है आपका H के 3 समस्थानिक ज्ञात है, जिनमें परमाणु क्रमांक एक द्रव्यमान संख्या 1 2 3 है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम। आपका देखिए यच तो एक ही है ना, परमाणु क्रमांक एक ही है, लेकिन द्रव्यमान संख्या इनके भिन्न भिन्न है। तो समान परमाणु क्रमांक तथा भिन्न भिन्न द्रव्यमान संख्या वाले परमाणुओं को क्या कहते हैं आप, समस्थानिक। अब इस तरीके से इसका उल्टा संभारिक देखते हैं। संभारिक में इसका उल्टा है कि समान परमाणु क्रमांक, समान द्रव्यमान संख्या तथा भिन्न परमाणु क्रमांक वाले परमाणुओं को संभारिक कहते हैं। उसमें द्रव्यमान संख्या, इसमें द्रव्यमान संख्या समान है, उसमें परमाणु क्रमांक समान था। जैसे कि आपका Ar आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम संभारिक है। इनका दोनों का देखिए भार तीनों का समान है, लेकिन परमाणु जो क्रमांक है ये भिन्न भिन्न है। इसके आगे आप देखते हैं समन्यूट्रॉनिक। समन्यूट्रॉनिक आपका क्या है कि भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। जैसे आपका कार्बन और नाइट्रोजन, दोनों में आप जब न्यूट्रॉनों की संख्या देखेंगे यानी कि नाभिक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो समान है। इसके आगे आप देखते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका कि टॉमसन का परमाणु मॉडल, प्रथम परमाणु मॉडल जिसे कहते हैं, वो कौन सा परमाणु मॉडल है आपका, टॉमसन का परमाणु मॉडल। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। देखिए ये इसे तरबूज का मॉडल भी कहते हैं, आप देखेंगे आगे। तो इन्होंने क्या लिखा कि कैथोड, जे टॉमसन आपको ध्यान में रखना, इन्होंने प्रथम परमाणु मॉडल दिया था। देखिए क्या कह रहे हैं कि कैथोड किरणों और धन किरणों पर किए गए खोजों से, कैथोड किरणें जो थी आपकी और धन किरणें जिन्हें कायनाल किरणें कहते हैं, इन पर किए गए खोजों से प्राप्त जानकारी के आधार पर जे टॉमसन ने प्रथम परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। इस मॉडल के अनुसार परमाणु अतिसूक्ष्म गोलाकार विद्युदासीन कण हैं जो धन व ऋण आवेशित द्रव्य से बने हुए हैं। जहां आपका पीछे आपने पढ़ा कि कैथोड किरणें और कायनाल किरणें, इनसे जो प्राप्त जानकारी थी डब्ल्यूआइन और आपका गोल्डस्टीन ने जो दिया था कि इनसे जो प्राप्त जानकारी के आधार पर ये जो हैं, इनका नाम क्या है, जे टॉमसन। इन्होंने कहा कि जो परमाणु हैं
ये अतिसूक्ष्म गोलाकार विद्युत उदासीन कण है जो धन व ऋण आवेशित द्रव्य से बने हुए हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद इन्होंने कुछ पॉइंट के रूप में कहा कि जो धनावेशित द्रव्य परमाणु में एक समान रूप से फैला हुआ है तथा इलेक्ट्रॉन धनावेश में इस प्रकार धसे हुए हैं जैसे तरबूज में आपके बीज धसे रहते हैं। और इसी को मैंने बताया ना कि इसी को आप कहेंगे तरबूज मॉडल, परमाणु का तरबूज मॉडल भी से कहते हैं। जैसे थॉमसन का मॉडल परमाणु की तरबूज मॉडल भी कहलाती है। इन्होंने कहा कि जो तरबूज आपका होता है जिस प्रकार बीज धसे होते हैं उस प्रकार इलेक्ट्रॉन धसे हुए हैं इसमें। और इन्होंने आपको केवल ध्यान में यही रखना है कि जो परमाणु होते हैं इन्होंने कहा कि अतिसूक्ष्म गोलाकार तथा विद्युत उदासीन कण है जो कि धन व ऋण द्रव्यों से बने हुए हैं। इसके बाद आप आगे देखते हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, जिन्हें परमाणु का नाभिकीय मॉडल कहते हैं। बस इतना ही इनका था। जे थॉमसन का, रदरफोर्ड का देखते हैं। रदरफोर्ड ने अल्फा कण 2He4 कणों के प्रकीर्णन मतलब छिद्राव फैलाव की जानकारी के आधार पर इन्होंने क्या कहा, जो आपका पीछे पढ़ा आपने कि इधर फैल जा रही है कुछ किरणें वापस आ रही हैं, तो इस पर इन्होंने रदरफोर्ड ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया जिसके अनुसार उन्होंने कहा कि परमाणु अतिसूक्ष्म गोलाकार तथा विद्युदासीन है जो कि दो भाग होते हैं। सीधा जो थॉमसन ने जैसे कहा कि परमाणु अतिसूक्ष्म गोलाकार तथा विद्युदासीन कण है जो कि दो भागों से बनकर बने होते हैं, धनावेशित और नाभिक के बाहर का विशाल क्षेत्र। उन्होंने केवल एक अलग कहा कि ऋणावेशित नहीं बल्कि नाभिक के बाहर एक विशाल क्षेत्र है जिसमें जो ऋणावेश होते हैं इलेक्ट्रॉन वो घूमते रहते हैं। इन्होंने कहा बस इतना हो दिया, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं कैसा भी, बस इन्होंने कहा कि जो बाहर है इसका विशाल क्षेत्र है जहाँ पर थोड़ा इलेक्ट्रॉन यानी कि आपका माइनस की प्रवृत्ति अधिक हो सकती है। तो इन्होंने भी क्या कहा कि जो परमाणु हैं ये अतिसूक्ष्म गोलाकार तथा विद्युत उदासीन हैं जो कि दो भाग जो भागों से निर्मित हैं। कौन से भाग, धनावेशित नाभिक और आपका नाभिक के बाहर विशाल क्षेत्र। ये कुछ कुछ पकड़ रहे हैं आपका इंपॉर्टेंट से, जैसे कि आपका करंट में है तो इससे कुछ इनका मिलता जुलता था। अब देखिए दूसरा जो आपका है, इन्होंने क्या कहा कि जो परमाणु का कुल धनावेश और लगभग समस्त द्रव्यमान परमाणु के केंद्र में संचित होता है। जो आपका नाभिक होता है इसी में कुल धनावेश और लगभग सभी द्रव्यमान जो परमाणु का होता है इसी में संचित रहता है, इसी में रहता है, जिसे नाभिक कहते हैं। इन्होंने इतना भी कह दिया। इसके आगे इन्होंने कहा कि जो परमाणु में इलेक्ट्रॉन धनावेशित नाभिक के चारों ओर अपेक्षाकृत अधिक दूरी पर विभिन्न कक्षाओं में घूमते हैं। देखिए इन्होंने क्या कहा कि परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन हैं ये धनावेशित जो नाभिक है इसके चारों ओर अपेक्षाकृत कक्षाओं में घूमते रहते हैं। इंपॉर्टेंट आपका है ये जो अगला है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या परमाणु नाभिक में उपस्थित धनावेश यूनिटों की संख्या के बराबर होती है, इसलिए परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं। आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि परमाणु जो है विद्युत उदासीन क्यों होते हैं, तो आप क्या कहेंगे, विद्युत उदासीन मतलब उसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है, क्यों? तो आप क्या कहेंगे कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या परमाणु नाभिक में उपस्थित धनावेश यूनिटों की जो संख्या है ये किसके बराबर होती है, धनावेश यूनिटों की संख्या के बराबर होती है। इसीलिए आपका जो इलेक्ट्रॉन माइनस प्लस दोनों मिलकर आपका क्या बना दिए, उदासीन। तो यही कारण है कि परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं। इसके आगे आप देखते हैं, आते हैं कि रदरफोर्ड का जो नाभिकीय मॉडल था इनमें दोष क्या है। तो दोष में आपका पहला दोष है कि नाभिक की परिक्रमा करता हुआ इलेक्ट्रॉन निरंतर प्रकाश का उत्सर्जन करेगा। अगर भाई कोई चीज घूम रहा है तो अपने आप तो घूमेगा नहीं, एनर्जी लॉस होगा। तो कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है घूम रहा है तो इसकी एनर्जी लॉस होगी। तो क्या कहा इसके बाद, जिससे उसकी ऊर्जा कम होती चली जाएगी। जाहिर सी बात है जब वो घूमेगा तो उसकी, आप खाना खाते हैं कुछ टाइम के लिए ऊर्जा रहता है, खत्म हो जाता है। इसके फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन की कक्षा है लगातार कम होती चली जाएगी और एक ऐसा टाइम आएगा, एक ऐसा समय आएगा कि जो एट लास्ट अंत में जो नाभिक है नाभिक में गिर जाएगा, इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा। और नाभिक में इलेक्ट्रॉन गिरने का अर्थ है कि परमाणु का विनाश। तो ये गलत था कि अगर इलेक्ट्रॉन घूम तो रहा है लेकिन कुछ दूसरे मॉडल से आप आगे पढ़ेंगे तो ये जो घूम रहा है इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा निकालेगा, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा खत्म करेगा। अगर वो खत्म करेगा तो उसकी त्रिज्या कम होती चली जाएगी और एक ऐसा समय आएगा कि जब इलेक्ट्रॉन परमाणु में गिर जाएगा और
यानी परमाणु का विनाश। आप अगर इसी तरीके से हो जाता तो हमारी पूरी दुनिया विनाश हो जाती। यहाँ आपके दीवार में परमाणु है, हम में परमाणु है, तो सारे में गिर जाता इलेक्ट्रॉन, विनाश सब जगह से आपका प्रकाश प्रकाश। तो ये नहीं था, ये इन्होंने दोष बताया। दूसरा जो दोष था इनका, कि यदि नाभिक की परिक्रमा करता हुआ इलेक्ट्रॉन लगातार प्रकाश का उत्सर्जन करता है तो परमाणु का जो स्पेक्ट्रम है सतत होना चाहिए, परंतु परमाणु का स्पेक्ट्रम सतत नहीं होता है। परमाणु में स्पेक्ट्रम कई रेखाओं में होते हैं, अतः रदरफोर्ड का मॉडल जो था रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असफल रहा। कि रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या, रेखीय इनके हिसाब से इधर उधर है रेखाएं, और इन्होंने कहा कि इनकी जो परमाणु मॉडल थी ये रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असफल रहा। इसके बाद देखते हैं बोहर का परमाणु मॉडल, से बोहर का परमाणु मॉडल भी कहते हैं। ये आपका बहुत ज़्यादा इन्होंने सही बताया, लेकिन कुछ गलतियां भी इनमें भी थी। तो इसमें जो इन्होंने कहा, नील बोहर एक वैज्ञानिक है, अन्य रदरफोर्ड द्वारा प्रस्तुत, रदरफोर्ड ने मॉडल प्रस्तुत किया था। देखते हैं आप कि नाभिकीय मॉडल द्वारा प्रस्तुत दोषों को किसके सिद्धांत के आधार पर दूर किया, प्लांक क्वांटम सिद्धांत की सहायता से दूर किया नील्स बोहर ने। इसके बाद इन्होंने क्या कहा कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में घूमते हैं। इन्होंने कहा एक बात कि जो परमाणु में इलेक्ट्रॉन है ये नाभिक के चारों ओर वृत्तीय, नाभिक के बाहर चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में घूमते रहते हैं, इन्होंने ये कहा। दूसरा पॉइंट इन्होंने कहा कि परमाणु नाभिक के चारों ओर अनेक वृत्तीय कक्षाएं संभव है, किंतु इलेक्ट्रॉन सभी कक्षाओं में नहीं घूमते। इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में बिना ऊर्जा का उत्सर्जन किए घूमते हैं। इन्होंने सीधा कहा कि बिना ऊर्जा का उत्सर्जन किए घूमते हैं। ये इन्होंने सही बात कहा, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा तो एक ऐसा समय आएगा जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा, और इसका अर्थ क्या होता है कि परमाणु का विनाश। इन्होंने क्या कहा दूसरा पॉइंट में, इन्होंने कहा कि जो नाभिक है इसके चारों ओर अनेक वृत्तीय कक्षाएं हैं, अनेक वृत्तीय कक्षाएं, लेकिन इलेक्ट्रॉन कुछ कक्षाओं में, कुछ निश्चित कक्षाओं में केवल घूमते रहते हैं, सारे कक्षाओं में नहीं घूमते हैं बिना ऊर्जा का उत्सर्जन किए। तीसरा पॉइंट इन्होंने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में, अब देखिए बता रहे हैं कि कौन से कक्षाओं में घूमते हैं, तो इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग का P बराबर mv, कोणीय संवेग, तो कोणीय संवेग h/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। ऐसी कक्षाएं निश्चित होती हैं। इन निश्चित कक्षाओं को अस्थायी कक्षाएं कहते हैं, जैसे कि आपका यहाँ दिखाया गया है कि P बराबर आपका mv होता है कोणीय संवेग, या आपका RmB, तो केवल इन्हीं कक्षाओं में घूमेंगे जहां से ये नियम का पालन करता है, P बराबर mv और यह h/2 पाई के बराबर हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमेंगे। अब आगे देखते हैं कि यदि यम संगति का इलेक्ट्रॉन r त्रिज्या की कक्षा में गति करता है, v वेग से घूम रहा है, तो इलेक्ट्रॉन कोणीय संवेग यानी कि mvr होगा। तो बोहर के अनुसार, इनका बोहर का पूछ लेता है कि बोहर के अनुसार जो कोणीय संवेग है ये क्या होगा, तो आप क्या लिखेंगे, mvr बराबर n, जहाँ की n नियतांक है, h/2 पाई के बराबर होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद आपका h प्लांक नियतांक, h जो प्लांक नियतांक है, ये नियतांक है h ना, तो इसका मान आप क्या रखेंगे यहाँ पर, तो इसका मान क्या होगा 6.60 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड। और अगर अर्ग सेकंड में लिखेंगे आप तो कितना हो जाएगा आपका 6.6260 इंटू 10⁻27 अर्ग सेकंड, यहाँ आप लिखेंगे। और इसके आगे देखते हैं, और यन एक पूर्ण संख्या है जिसे मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। यन बराबर 1, 2 मुख्य क्वांटम संख्या आप पूरा आपको पढ़ाया जाएगा अगले चैप्टर में। तो अगर आप वीडियो के साथ बने रहेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको पूरा आज केमिस्ट्री जितना चैप्टर है पूरा आपको कवर कराया जाएगा। तो यहाँ आप वीडियो के साथ बने रहिएगा। देखिए मुख्य क्वांटम संख्या पढ़ेंगे आप। इसके आगे आप देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो हैं पॉइंट के रूप में ये लिखे हुए हैं, आपका एग्जाम में पूछ सकता है कि इलेक्ट्रॉन अस्थायी कक्षाओं में बिना ऊर्जा का उत्सर्जन किए घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन जो हैं बिना ऊर्जा का उत्सर्जन मतलब निकालते हैं, बिना ऊर्जा को निकाले हुए घूमते हैं। ऊर्जा एक विकिरण के रूप में तभी अवशोषित या उत्सर्जित होती है जब इलेक्ट्रॉन एक अस्थायी कक्षा से दूसरी अस्थायी कक्षा में कूदता है। इलेक्ट्रॉन का कब ऊर्जा ह्रास होता है, ऊर्जा निकलता है, जब एक इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में कूदता है या एक कक्षा से दूसरी कक्षा में आता है, तभी इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है ऊर्जा का। इसके बाद जो आपका नील बोहर ने भी परमाणु मॉडल बनाया, इनके दोष क्या थे? इनके दोष थे कि जो बोहर के सिद्धांत द्वारा H परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु एवं हाइड्रोजन सन्निहित एक युग्म आयन जैसे H+
इनकी व्याख्या एच प्लस एल प्लस स्पेक्ट्रम की व्याख्या व उसकी व्याख्या की जा सकती है, लेकिन किसकी व्याख्या, एच की प्लस एल आई प्लस एल 3 प्लस आपका व्याख्या की जा सकती है, लेकिन किसकी व्याख्या नहीं कर सकती, परंतु वह इलेक्ट्रॉन परमाणु व आयनों के स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असफल रहा, इसीलिए ये सिद्धांत भी इसका दोष था। ये आपका यहाँ चैप्टर पूरा खत्म होता है आपका परमाणु संरचना। इसके आगे हम आपका जो दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, दूसरा चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले चैप्टर्स में बहुत से क्वेश्चन आपके उठाए जाएंगे अगर आप एग्जाम देते हैं तो, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन या फिर कोई एग्जामिनेशन। आपका दूसरा जो है परमाणु संरचना, तो इसमें जो आपका है आधुनिक परमाणु संरचना ये है, तो ये हम पूरा विस्तृत में आपका पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखा है तो मैं आशा करता हूँ कि आपको पूरा चैप्टर समझ में आएगा। अगर जहाँ आपको ना समझ में आया हो तुरंत बताइए। अगर आप इसका पीडीएफ भी चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उन्हें पूरा चैप्टर कवर मिले और आपको धन्यवाद दे वो। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में चैप्टर 2 के साथ। तो अगर आशा करते हैं फिर से अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, यदि आप हमारे चैनल पर नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट करिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।